चलिए आज हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको अगर हिंदी में कहें तो प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। तो पहले संक्षेप में समझ लेते हैं ये है क्या चीज। एडीपी के अणु का फास्फेट के अणु से जुड़ना और एटीपी का बनना, किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। बस इसी को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण होता है किसी भी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट का जुड़ना। यहां पर एडीपी में फॉस्फेट के जुड़ने से एटीपी बनता है और उसके लिए जो एनर्जी है वो लाइट से मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वहां पर शब्द आता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि वहां पर एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन से मिलती है। लेकिन हमें जो पढ़ना है दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसको हम समझें उससे पहले बेसिक कंसेप्ट कुछ समझना जरूरी है। हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक जमकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। दो ग्रेनम के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। ये ग्रेनम है, ये इंटरग्रेनम है, और ये जो भी पोर्शन है आउटर पोर्शन उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताइए कि हमारा फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां पर होता है। ये यहां पर होता है ग्रेनम वाले पोर्शन में। इन ग्रेनम में जो पिगमेंट होते हैं जिनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उनके द्वारा होता है। इसके अलावा ये इंटरग्रेनम में भी होता है। अभी पोजीशन हम देखेंगे। आगे जो हमारे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होगी, लेकिन अभी ध्यान में रखना है फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है। तो चलिए, ये तो कुछ डायग्राम से लोकेशन क्लियर की। अब वास्तव में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आपने पढ़ा है चक्रीय और अचक्रीय। इसको चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। तो हम पहले पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो हिंदी में अचक्रीय फास्फोरिलीकरण या अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब इसको समझने से पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं, सेकेंड, फर्स्ट, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, शुरुआत कहां से होती है? देखिए, ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, यहां से शुरुआत होती है। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में, और वो भी कितने? 4 फोटोन एक बार में 4 स्प्लैश आते हैं। इन 4, इस नंबर का इंपॉर्टेंस क्या अभी देखेंगे हम। फोटो सिस्टम सेकंड, जिसको P680 भी कहते हैं, उससे प्रोटीनों का एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है जिसको कहते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जल का अपघटन करता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है और 4 प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन के एक अणु को पैदा करने के लिए 4 फोटोन की आवश्यकता होती है। 4 फोटोन आते हैं, फिर यहां से एक एक करके कुल 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अभी देखेंगे क्या साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो जब फोटो सिस्टम सेकेंड को लाइट एनर्जी मिलती है तब क्या होता है?
ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, मतलब इसमें से अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने कहां से लिया था? फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के अपघटन से लिया था, जिससे ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलिए, यहां से इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे प्रोटीन को जाएगा जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे प्रोटीन को जाएगा जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे प्रोटीन को जाएगा जिसका नाम है साइटोक्रोम BF। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले मैं ये पूरा चक्र बना देता हूं। चलिए, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन। अभी इनके फुल फॉर्म में लिखवा दूंगा। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन आ गया प्लास्टोसाइनिन तक। अब जो मेन रोल आता है वो आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, जिसको हम P700 भी कहते हैं। इसको भी सेम सनलाइट मिलेगी, एक्साइटेड स्टेज में आएगा, P700 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहां पर ये मेन बात कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहां से करेगा? इसको प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अब P700 एक्साइटेड स्टेज में आ गया है। अब कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं A0, A1, एक्चुअली इनको फिलोक्विनोन कहते हैं। इनको दर्शाते इस तरह से A0, A1। फिर ये इलेक्ट्रॉन आता है FES को। ये प्रोटीन का एक क्लस्टर होता है FES। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरिडॉक्सिन FD, और FD के बाद ये जाते हैं FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। और जब इसको ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है तब ये इंपॉर्टेंट चीज NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कब? जब FNR को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो दो NADPH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर एक और खास बात कि साइटोक्रोम BF एक प्रोटॉन पंप है, और जब भी इसमें से होकर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसको एनर्जी मिलती है, ये ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया से हमें क्या मिला? ऊर्जा के दो अणु मिले। क्या नाम है उनके? ATP और NADPH। इसको अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार निकला वो वापस नहीं आया, इसीलिए इसको अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। नाउ ये होती कहां है? ये होती है ग्रेनम में, लेकिन ध्यान रखना ये केवल जो ग्रेनम जिसमें थाइलोकोइड ढेर के रूप में जमे होते हैं उसी में होती है, और ये जो इंटरग्रेनम है यहां पर ये नहीं होती है। जबकि आगे पढ़ेंगे चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया यहां भी होती है, यहां भी होती है, लेकिन ये वाला पोर्शन केवल ग्रेनम में होता है जो सप्रेस्ड एक दूसरे के ऊपर ढेर में जमे हुए हैं। तो यहां पर एक कंक्लूजन समरी निकलती है कि हम कहें ऑक्सीजन के एक अणु के उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? 4 फोटोन ऑफ लाइट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इससे क्या बनता है? एक अणु ATP और 2 अणु NADPH के 2 अणु बनते हैं। ये एक्चुअली ये ATP और NADPH इनको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, अपचयनकारी शक्तियां। यही वो शक्तियां हैं जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज में करती है, और उसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है शर्करा में या स्टार्च में। ठीक है, तो ये है अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया।
इसमें प्रोटॉन पंप कौन सा है? साइटोक्रोम बीएफ। अब ये पंप कैसे काम करता है वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये जो शॉर्ट में लिखे हैं प्रोटीन, उनके पूरे नाम बता देता हूं। इसका पूरा नाम है फियोफाइटिन, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, इसका नाम है प्लास्टोसायनिन। ठीक है। OEC का नाम पहले मैंने बताया था पूरा। OEC का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो ये तो हुआ अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, या इसको कहते हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए, इसमें केवल एक ही फोटो सिस्टम भाग लेता है और वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। होता क्या है? सबसे पहले लाइट एनर्जी इस पे स्प्लैश होती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, P700 एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन वही क्रम फिल्लोक्विनोन को जाता है, A0 देन A1। उसके पश्चात ये जो है वो जाता है FES को, FES से फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। फेरिडॉक्सिन से ये जाता है साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम BF से जाएगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये वापस लौट आएगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस लौट आता है, एक चक्र पूरा करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसको चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। नाउ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक प्रोटॉन पंप है, जिसमें से जब भी इलेक्ट्रॉन होकर जाएंगे ADP से ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस सोर्स से निकलता है वहां पर लौटकर वापस आ जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या प्रोडक्शन बनता है? ATP, जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है। ये नाम पहले हमने जान ही लिए थे, ये प्लास्टोसाइनिन है,
ये साइटोक्रोम BF है, ये A0 A1 क्या है मैं लिख देता हूं, ये प्रोटीन है जिनको कहते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब महत्वपूर्ण बात कि ये अभिक्रिया या फोटो सिस्टम फर्स्ट, लोकेशन पहले समझ लेते हैं कहां होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट ग्रेनम में भी होता है और इंटरग्रेनम में भी होता है। ध्यान रखना, फोटो सिस्टम सेकंड केवल ग्रेनम पोर्शन में होता है, लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट ग्रेनम में भी हो सकता है और इंटरग्रेनम में भी हो सकता है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज कि यह प्रक्रिया क्यों होती है या किन परिस्थितियों में होती है। जब अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया से हमें सब कुछ मिल रहा था, फिर ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो महत्वपूर्ण बात कि ये प्रक्रिया ज़्यादातर जीवाणुओं में होती है जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। दूसरा, एनारोबिक कंडीशन में बनती है। तीसरा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो, प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट जिसको CCP कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तब ये प्रक्रिया होती है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए चारों कारक। ये कब होता है? प्रकाशिक चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है? नंबर 1 लिखिए, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में। नंबर 2, अवायवीय परिस्थितियों में। नंबर 3, प्रकाश की उच्च मात्रा उपलब्ध होने पर, हाई रेडियंस। प्रकाश की उच्च मात्रा उपलब्ध होने पर। अगला लिखिए, हाई CCP पॉइंट। ये क्या है CCP पॉइंट? आगे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। हाई CCP होने पर ठीक है, तो इन कंडीशंस में ये प्रक्रिया होती है। चलिए, अब एग्जाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि क्या डिफरेंस है फोटो सिस्टम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उन दोनों की तुलना करिए, ऐसा प्रश्न बनता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इन दोनों की तुलना। तो तुलना करते हैं। चलिए, साइक्लिक में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन पैदा होती है। इसमें जल का अपघटन नहीं होता है, जबकि इसमें जल अपघटन होता है। इसमें साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों काम करते हैं। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात, इसमें क्या पैदा होता है? केवल ATP उत्पन्न होती है, और इसमें ATP व NADPH दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, दैट इज फोटो फास्फोरिलेशन।